अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाउ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और फाइलम की। हमने कहा कि टोटल जो एनिमल किंगडम है, एनिमलों का खानदान है, जानवरों का खानदान है, उसमें 11 फाइलम है। 11 फाइलम में से पहला है पॉरीफेरा, दूसरा है सिलेंड्रेटा या निडेरिया, और तीसरा है टिनोफोरा, चौथा है प्लैटिहेल्मिस, पांचवा है एशेल्मी, छठा है एनिलिडा, सातवां है आर्थ्रोपोडा, आठवां है मोलस्का, नौवां है इकाइनोडर्मिदा, दसवां है हेमिकॉर्डेटा और 11वां है कॉर्डेटा। तो हम ये फाइलम की बात करें ना, आज हम जिस फाइलम की बात करने वाले हैं वो फाइलम नंबर 3 है। फाइलम नंबर 3 यानी कौन है? फाइलम टिनोफोरा। कौन है? फाइलम टिनोफोरा ना। आमतौर पे जब भी इनके नाम रखे जाते हैं तो उस नाम की कुछ वजह होती है। जैसे पहले नाम हमने पढ़ा पोरीफेरा, तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि ये जो POR पोरीफेरा जो नाम उसका रखा गया, क्यों रखा गया? तो मैंने उस वक्त बोला था कि उनके जिस्म के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, उनके जिस्म के ऊपर क्या मौजूद होती है? पोर। और पोर का सिंपल सा मीनिंग क्या था? पोर का मतलब था सुराख। इसी तरह से दूसरा फाइलम हमने क्या पढ़ा? दूसरा फाइलम हमने पढ़ा था सेलेंटेरेटा। तो मैंने कहा था कि इनके जिस्म में क्या होती है? इनके जिस्म में एक तरह की स्टीलोम होती है, कैविटी होती है, वाटर वेस्कुलर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। और दूसरा इसी सिलेंट्रेटा का एक और नाम है, वो है निडेरिया। और निडेरिया का नाम क्यों रखा गया था? तो हमने कहा कि इनके पास एक स्पेशल खलिया होता है, उस स्पेशल खलिए का नाम क्या था? नीडोब्लास्ट। क्या था उसका नाम? नीडोब्लास्ट खलिया। याद है ना? तो हमने कहा था कि इसकी वजह से इनके नाम रखे जाते हैं। अब वैसे ही तीनों नाम क्यों आया? ये जो तीनों ये जो तीनों फोर है, तीनों फोर का मतलब क्या होता है? तीन का मतलब होता है धागा, या तीन का मतलब होता है प्लेट। क्या होता है? प्लेट। तो आमतौर पे अगर आप इन एनिमल्स को देख रहे हैं तो उनके जिस्म पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, सांप दिख रही है इस तरह की। ये जो सांप होती है, ये सांप एक तरह की प्लेट है जो इनके जिस्म में, ये तो फुटबॉल होता है ना हमारा, ये दिख रहा है जिस तरह से फुटबॉल होता है, तो उसके जिस्म के ऊपर क्या दिखाई देती है? इस तरह की लाइन, धारियां, और आसान उसके लिए धारियां दिखाई देती है। तो इन धारियों की वजह से, इन धारियों की वजह से, इन लाइन की वजह से इसके नाम के आगे क्या रख दिया? टीनोफोरा, यानी ऐसे जानवर जिनकी जिस्म के ऊपर क्या दिखाई देती है? धारियां, लाइंस। ठीक है ना? उसकी वजह से इनको बुलाया टीनोफोरा। अब एक और बात याद रखना है कि जो टीनोफोर है, यानी ये जो टीनोफोरा फाइलम के मेंबर है, ये उमूमन समंदरी अखरोट भी कहे जाते हैं। अखरोट का मतलब मालूम है आपको? अखरोट जो होती है, तो अगर आप थोड़ा सा ये देखेंगे तो ये अखरोट की तरह दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है? तो ये इनको बोला जाता है समंदरी अखरोट, या फिर इनको बोला जाता है कॉम्ब जेली। क्या बोला जाता है? कॉम्ब जेली, COMB। कॉम्ब को आमतौर पर बोलते हैं कंगा। तो कंगा में किस तरह से दांतें होती है, लाइंस होती है, तो इस तरह से ये जेली लाइक होता है। तो आपको ये दिख रहा है कि किस तरह दिखाई दे रहा है? जेली लाइक। जेली का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। जेली का मतलब क्या होता है? शफाफ। एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से उसमें से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो उस वजह से इसको दूसरे अल्फाज में क्या बोला जाता है? कोम जेली। तो याद रखना है कि ये जो टीनोफोरा है इसके दो नाम है। एक समंदरी अखरोट, सी वॉलनट, इंग्लिश में इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? सी वॉलनट। और दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? कोम जेली। ठीक है? ये दो नाम उसके रखे गए हैं। एक चीज। दूसरी कि ये जो जानदार होते हैं ये मखसूस तौर पर संबंधित होते हैं। अब ये मखसूस तौर पर संबंधित का मतलब क्या है? इसका मतलब ये सिर्फ समंदर में ही रहते हैं, और समंदर में भी स्पेशली ये बोला जाता है कि ये मराइन वाटर में होते हैं। मराइन का मतलब क्या होता है? वो पानी जिसमें नमक की मिकदार क्या होगी? ज्यादा। नमक की मिकदार क्या होगी? ज्यादा। तो ये कौन से वाले जानवर होते हैं? ये ऐसे जानवर होते हैं जो ज्यादातर कहां पर जो मौजूद होते हैं? मराइन वाटर, समंदरी पानी में, और ऐसा समंदरी पानी जिसमें नमक की मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए उनको बोला जाता है मखसूस तौर पर समंदरी। तो इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज यूज किया जाता है वो है एक्सक्लूसिवली मराइन। क्या लफ्ज यूज किया जाता है? एक्सक्लूसिवली मराइन। तो हाँ, याद रखना है कि ये जो जानदार होते हैं इनको बोला जाता है कि ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, यानी तखस्सुस के साथ, मखसूस तौर पे और सिर्फ ये कहा करते हैं समंदरी। समंदरी मतलब कौन सा पानी? नमक। ठीक है ना? क्या तक बात समझ में आई?
नाउ इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलती है, इनके अंदर देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री। क्या देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री। इससे पहले भी मैंने बताया था कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है, तनासुब, तवाजुन, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। अब हमने इससे पहले भी बोला कि जब तनासुब की बात होती है या सिमेट्री की बात होती है तो सिमेट्री दो तरह की है, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आप उस एनिमल के जिस्म को किसी भी लाइन से दो हिस्सों में क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि वो जो जानदार होता है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है रेडियल सिमेट्री। क्या दिखाता है, रेडियल सिमेट्री। नाउ तीसरा कि ये जो जानदार होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इससे पहले भी हमने कहा कि जब एनिमल की हम बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं, तो जब उनका डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट में ये होता है कि पहले वो जाइगोट रहते हैं, मोरुला रहते हैं, ब्लास्टुला रहते हैं, गैस्ट्रुला रहते हैं। तो उसमें उनके अंदर या तो दो तय बनेगी या तो तीन। अगर दो बनेगी तो डिप्लोब्लास्टिक, तीन बनेगी तो, इसलिए ये जो होते हैं कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। तो पहली इनके रहने की जगह के मामले में अगर बात करते हैं, पहली बात कर रहे हैं हम कि ये रहने की जगह क्या है, तो इनके रहने की जगह क्या होता है, समुद्री पानी। कौन सा समुद्री पानी, जो नमकीन हो। दूसरा दूसरा तनासुब की अगर हम बात करते हैं तो तनासुब की बुनियाद पर ये कैसे होते हैं, रेडियल। क्या दिखाते हैं ये, रेडियल सिमेट्री या रेडियल तनासुब। तीसरी बात की हम बात कर रहे हैं वो है जर्म लेयर या जर्म तय। तो इनके पास जर्म तय कितनी होती है, दो होती है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक। समझ में आया, यहाँ तक बात क्लियर हुई ऑनलाइन वालों को भी ना। अब इनके बाद हमने कहा कि एक और खुसूसियत हम देखते हैं, वो क्या है, वो होती है तरतीब। वो क्या होती है, तरतीब। और तरतीब में भी हम देखते हैं कि जो खलिए है वो खलिए किस तरह से तरतीब होते हैं। तो यहाँ पर जो तरतीब होती है वो बाफ्ती सतह की होती है। इसका मतलब इनकी चौथी बात याद रखना है कि इनके पास जो तरतीब की सतह है, कौन सी सतह, तरतीब की सतह। तो तरतीब की सतह के पास कौन सी वाली होती है, बाफ्ती तरतीब या बाफ्ती सतह की तरतीब इनके पास होती है। फिर अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है, कॉमन पॉइंट्स है, ये बार बार रिपीट होने वाले पॉइंट्स है, लेकिन अब जो अलग है दूसरे जानवरों से हटकर इसको अलग बनाने वाले जो खुसूसियत है वो कौन सी है। सबसे पहला, इनके जिस्म के जो कुतबैन है यानी जो लास्ट एड है उनसे 8 शुआई बालों वाली कोम प्लेट निकलती है। अब ये शुआई बालों वाले का मतलब क्या होता है, शुआई बालों का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप प्लेट की बात करेंगे तो ये एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। तो टोटल कितनी प्लेट्स निकल रही है इनके जिस्म से, 8। और ये जो शुआई बोला जा रहा है असल में इस तरह से इसके ऊपर क्या होती है, हेयर लाइक साफ्ट होती है। अब ये जो हेयर लाइक साफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है सीलिया। क्या बोला जाता है, सीलिया। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा कि सीलिया जो होता है ये धागे की तरह निकलने वाली एक साफ्ट होती है। तो इनके जिस्म के ऊपर क्या होती है, शुआई बालों की तरह यानी धागे की तरह साफ्टें होती है जो इन प्लेट्स के ऊपर मौजूद होती है। तो याद रखना है कि इनके पास कितनी प्लेट्स है, तो इनके ऊपर कितनी प्लेट्स है, 8। और उन 8 प्लेटों के ऊपर क्या मौजूद है, शुआई बालों वाली। नाउ ये शुआई बालों वाली जो प्लेट्स होती है उनको बोला जाता है कोम प्लेट्स। क्या बोला जाता है इनको, कोम प्लेट्स। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है साफ, ये साफ को बोला जाता है कोम प्लेट्स। और इन्हीं साफ की वजह से इनका जो नाम पड़ा वो नाम क्या पड़ा, कोम शेलिंग। ठीक। अब सवाल ये आता है कि ये जो प्लेट्स इनके जिस्म पर आपको दिखाई दे रही है इसका काम क्या है। तो असल में इसका काम ये होता है कि ये जो प्लेट्स होती हैं ये इनको क्या करती हैं, मुतहर्रिक। मुतहर्रिक का मतलब क्या होता है, मुतहर्रिक का मतलब है मूवमेंट। मुतहर्रिक का मतलब क्या है, मूवमेंट। जैसा मेरे पैर है, मेरी पैरों की वजह से मैं अपनी जगह को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मेरी आंखें हैं, मेरी आंखों के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट। मेरी जबान है, उसके अंदर क्या हो रहा है, हरकत, मुतहर्रिक। तो वैसे ही ये जो जानवर है इसके अंदर जो मूवमेंट होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कोम प्लेट्स। और कोम प्लेट्स के टोटल नंबर कितने हैं, 8। ठीक, एक। दूसरा कि इनके जिस्म में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके पास जो हाजमा होता है, जो डाइजेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक जो होता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर। ना इससे पहले भी मैंने इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का मीनिंग आपको बताया था कि जब भी हम इंट्रा सेलुलर बोलते हैं तो इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है,
खलियों के अंदर, खलियों के अंदर सॉरी इंट्रा होना चाहिए ना, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे खलियों के बाहर। ठीक है, खलियों के बाहर। और इंट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? इंट्रा, मैंने ऊपर इंट्रा लिखा था, गलत जगह, ठीक है, सही लिखा था और उसको करेक्ट सही लिखा था। ओके, फिर दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा वाला जो होता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब होता है खलियों के, इनके बाद जब डाइजेशन होगा तो वो खलियों के अंदर भी होगा, खलियों के। इससे पहले अगर जो एनिमल हमने पढ़ा, किसको पढ़ा था? पॉलीफेरा, वहां पर सिर्फ खलियों के अंदर होता था, खलियों के बाहर नहीं। तो इनके पास खलियों के अंदर और खलियों के बाहर दोनों जगह होता है। अब इनकी एक और सबसे इंपॉर्टेंट खसूसियत है, वो क्या है? वो है बायोल्यूमिनेसेंस। क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस आमतौर पे किसको कहते हैं? दो लफ्ज है यहाँ पर, एक लफ्ज है बायो और एक है ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस आमतौर पे बोला जाता है जब कोई चीज रोशनी, कोई चीज रोशनी क्या करती है? खाली जैसे लाइट है तो हम बोलेंगे कि ल्यूमिनेसेंस है, रोशनी छोड़ रहा है। बायो का मतलब है कि जब कोई रोशनी जानदार के जिस्म से निकल रही है, जब कोई रोशनी जानदार के जिस्म से निकल रही है तब उसके लिए लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। तो याद रखना है कि ये जो शो करती है, क्या होती है? बायोल्यूमिनेसेंस, यानी जानदारों से रोशनी फूटने की इस खासियत को लाता है। तो इनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जेली होती है, जेली और लाइट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो असल में ये ट्रांसपेरेंट होती है और अपने जिस्म से क्या खारिज करते रहती है? रोशनी, लाइट। इसलिए इसको क्या बनाना है? बायोल्यूमिनेसेंस। और इनके अंदर ये जो खसूसियात है ये बहुत नुमाया, बहुत नुमाया मतलब आसानी से दिखाई देती है। कि ये क्या दिखाते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस, यानी अपने जिस्म से क्या खारिज करते हैं? रोशनी। अब इनके अंदर एक और बात याद रखना है, क्या? कि इनके अंदर अगर जिन्स की बात करते हैं, जिन्स, मर्द और औरत, नर या मादा, तो इनके अंदर वो अलग नहीं होती। जब इनके अंदर दोनों भी, यानी नर वाली खसूसियात भी और मादा वाली, ये दोनों भी खसूसियात अगर इनके पास है, इसका मतलब क्या है? इनके पास स्पर्म भी है, इनके पास ओवम भी है, इनके पास टेस्टिस भी है, इनके पास ओवरी भी। तो दोनों अगर इनके पास है तो हम आमतौर पर उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो है हर्माफ्रोडाइट। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब ऐसे जानदार जिनके पास दोनों भी सेक्स है। या हम उनके लिए एक और इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मोनोशियस। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? मोनोशियस। तो ऐसे जानदार जिनके पास दोनों भी तरह के तौलीदी उज़्व मौजूद होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं, या वो दोनों भी तरह के जिनसी खलिए अपने जिस्म में बना सकते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? हर्माफ्रोडाइट, या उनको क्या बोला जाता है? मोनोशियस। क्या बोला जाता है? मोनोशियस। या फिर कुछ जगह पर उनको बोला जाता है बायसेक्सुअल। क्या बोला जाता है इनको? बायसेक्सुअल। याद रहेगा ना। अब उसके बाद इनके पास जब तौलीद होती है तो जो तौलीद का अमल होगा, इनके पास सिर्फ जिनसी तौलीद होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट खसूसियत है और ये सिर्फ इन्हीं के अंदर है। अगर आप पॉलीफेरा की बात करेंगे तो पॉलीफेरा के पास जिनसी भी था, गैर जिनसी भी था। पॉलीफेरा के पास जो गैर जिनसी तौलीदी तरीका था तो वो कौन सा था? टूटने और बिखरने का, जिसको इंग्लिश में क्या कह रहे थे हम? फ्रैगमेंटेशन। जबकि सिलेंड्रेटा में हमने बात की तो सिलेंड्रेटा में क्या होता है कि कुछ जानवर होते हैं जिनके अंदर सिर्फ जिनसी तौलीद होती है, कुछ जानवर होते हैं जिनके अंदर सिर्फ गैर जिनसी होती है, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जिनसी और गैर जिनसी दोनों होते हैं। लेकिन इनोफोरा के मामले में जब हम बात करेंगे तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी तौलीद का अमल होगा? जिनसी तौलीद। और हम जब जिनसी तौलीद का अमल बोलते हैं तो हमको पता है कि जिनसी तौलीद के अमल में क्या होता है? एक होता है नर तौलीदी खलिया, दूसरा होता है मादा तौलीदी खलिया। नर तौलीदी खलिया को हम बोलते हैं स्पर्म, मादा तौलीदी खलिया को बोलते हैं वो। उनके बीच में क्या होगा? फ्यूजन, और उससे फिर नई जनरेशन बनेगी, नए जानदार बनेंगे। बात क्लियर होगी? बात समझ में आई ना? अब उसके बाद इनके अंदर जब अमले बारावरी की बात करते हैं तो इनके पास जो अमले बारावरी होती है वो होती है बेरोनी।
बैरूनी का मतलब क्या होता है? बैरूनी का मतलब ये होता है कि आमतौर पर हम ये कहते हैं कि नर मादा के जिस्म में स्पर्म को रिलीज करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नर जो स्पर्म है वो पानी में रिलीज करता है, मादा भी जो ओवम है वो भी पानी में रिलीज करेगी। इसलिए ये होगा कि इनके जिस्म के बाहर स्पर्म और ओवम का, यानी नर तौलीदी खलिए का और मादा तौलीदी खलिए का क्या होगा, फ्यूजन। तो जब जिस्म के बाहर होता है तो हम इस अमल को क्या कहते हैं, बैरूनी अमल बारावरी। बैरूनी मतलब बाहर, तो जिस्म के बाहर होने की वजह से इस अमल को क्या बताया जाता है, बैरूनी। फिर तीसरी बात कि इनके पास गैर रास्त इनके पास क्या होती है, अफजाइश। इनके पास जो अमल है, जो अफजाइश का अमल होता है वो कैसा होता है, गैर रास्त का मतलब क्या होता है, इससे पहले भी मैंने बोला था कि इनके पास जब डेवलपमेंट होगा यानी अफजाइश का जो अमल होगा वो भी डायरेक्ट। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब माँ के पेट से निकल रहे हैं तो माँ के पेट से निकलने के बाद पर बन रहे हैं, पैर बन रहे हैं, इस तरह की साख्तें बन रही हैं। अब अगर माँ के पेट से निकलती ही वो आजा पहले से थे और जब वो बड़ा हुआ तब भी वो आजा है, तब हम बोलेंगे कि ये जो अफजाइश है ये डायरेक्ट है। लेकिन पहले माँ के जिस्म से वो निकला, लेकिन उसके जिस्म के ऊपर पर, पैर, ये कोई भी साख नहीं थी, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं लार्वा। उस लार्वा स्टेज से फिर वो क्या बनता है, अडल्ट। तो जब वो अडल्ट बनता है यानी बालिग बनता है, तो बालिग बनने के बाद उस जानवर के जिस्म के ऊपर मौजूद होते हैं पर, उस जानवर के जिस्म के ऊपर मौजूद होते हैं पैर, या इसी तरह की और दूसरी साख्तें मौजूद होती है। यानी इसका मतलब ये कि जब वो अडल्ट बनता है तो बहुत सारी साख्तें उसके जिस्म पे दिखाई देती है जो कि उसके फीटाल एम्ब्रियोनिक जुने या जब वो दुनिया में आया था वो सब उसके जिस्म पर मौजूद नहीं थी। तो इस तरह के अमल को हम क्या कहते हैं, गैर रास्त, या उसी तरह के अमल को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो आमतौर पे दो तरह से हम ये कहते हैं कि जो जानदार होते हैं वो दो तरह के डेवलपमेंट दिखाते हैं, दो तरह से अफजाइश दिखाते हैं। कुछ जानदार होते हैं जिनके अंदर रास्त तौर पे अफजाइश होती है, कुछ जानदार होते हैं जिनके अंदर गैर रास्त तौर पे अफजाइश होती है। रास्त तौर पे मतलब है डायरेक्ट, गैर रास्त का मतलब है इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में उनके अंदर एक स्टेज आती है, एक दर्जा आता है जिसको हम कहते हैं लार्वा। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई? बाकी लोगों को आवाज कैसी आ रही है? आफिया, इत्तेशाम, आपको आवाज क्लियर है क्या बच्चों? क्या आप लोगों को भी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है? ठीक। नाउ एक और लास्ट की जो मिसालें हैं, इनकी दो मिसालें, एक मिसाल है जिसको बोला जाता है पिलियोरोब्रैकिया, पिलियोरोब्रैकिया, और दूसरी एग्जांपल है इसको बोला जाता है टीनोप्लाना। क्या बोला जाता है, टीनोप्लाना। तो ये दो मिसालें बहुत ही अहम है, इनको याद रखना है कि इनके अंदर दो ही मिसालें, एक है पिलियोरोब्रैकिया और दूसरा है टीनोप्लाना। अगर आप क्वारीफेरा की बात करेंगे तो हमने वहां तीन एग्जांपल पढ़े थे, साइकॉन, स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया। उसी तरह से हमने जब सिलेंट्रेटा पढ़े तो वहां पर हमने 5 एग्जांपल पढ़े थे। उसमें से एक ओगे लिया था, दूसरा ऑरे लिया था, तीसरा जेलीफिश था, पांचवा चौथा एडेंशिया था, पांचवा फिसेलिया था, गॉर्गोनिया था, मैंड्रीना था। ये एग्जाम्पल है। अब याद रखिए कि इस पूरे सबक में जो सबसे अहम रोल होता है वो इन मिसालों का होता है। तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मिसाल के लिए, मिसालों के लिए टेबल बना देना है। जैसे आप लोगों का पॉलीफेरा हुआ उसकी मिसालें आपने लिख दिया, जैसी सिलेंड्रेटा हुआ आपने उसकी मिसालें लिख दिया, फिर अभी जैसे टीनोफोरा हो गया तो उसकी मिसालें। इससे क्या होगा कि आपको मिसालें याद करने में और आगे चल के याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरह का ये होमवर्क आप लोगों ने एक छोटा सा घर पे करना है। ठीक है, तो बच्चों टाइम बहुत कम है इसलिए 11 का लेक्चर यहीं तक होगा। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा वो 12वीं जमात का होगा। ठीक है, तो 11 का इतना सा टॉपिक मैंने आज कवर किया, इंशाल्लाह बाकी के टॉपिक हम कल कवर करेंगे। और इसके बाद अभी मैं जो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ 12 का कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।